ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज इकोसिस्टम। सबसे बोरिंग चैप्टर है इकोलॉजी का, इसलिए लास्ट में लिया। सीक्वेंस वाइज वैसे सेकंड है, लेकिन सबसे बोरिंग होने के कारण लास्ट में पढ़ रहे हैं। पर क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं, ध्यान से सब लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो, ठीक है। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स। इकोसिस्टम क्या है ये तो अपन ने पिछले चैप्टर में ही देख लिया है, ठीक है। इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी, ये भी अपन ने देखा हुआ है। अपने इंटेस्टाइन को भी एक इकोसिस्टम बोला गया है ना। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem, as a composite and addition of all local ecosystems on Earth. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely the terrestrial and the aquatic. Forest, grassland and desert are some examples of terrestrial ecosystems. Pond, lake, वेटलैंड्स, रिवर एंड एस्चुरी। एस्चुरी क्या है बताया था पिछले बार, जहाँ पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्चुरी, और उस जगह के वाटर को ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मैनमेड इकोसिस्टम्स। अपने घर में जो गमले हैं उसको भी हम एक छोटा मैनमेड इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input, that is productivity. Productivity यानी कितना photosynthesis हो रहा है, that is called as productivity. Transfer of energy, that is food chain or web, also called as nutrient cycling. And the output, that is degradation and energy loss. ठीक है, जो dead bodies का degradation होगा वो, इससे energy release होगी. We will also look at the relationships, that is cycles, chains, webs, that are created as a result of these energy flows within the system and their interrelationship. Ecosystem structure and function. In chapter 13 मतलब organisms and population, जो अपन ने पिछले क्लास में देखा था, you have looked at the various components of the environment, that is abiotic and biotic, है ना। टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सब हमने देखा था, लाइट। और बायोटिक में अपन ने इंटरेक्शंस देखे थे, जैसे प्रीडेशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है। You studied how the individual's biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding. Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of the ecosystem. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, मतलब पूरा गिनना कितने प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है, ठीक है। ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कंपोजिशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब क्या है कि अर्थ से लेकर आसमान तक, आसमान तक तो कोई स्पीशीज जाती नहीं है, लेकिन जमीन से लेकर पूरा ऊपर तक अगर हमने उसको अलग अलग, जैसे अर्थ को हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से डिवाइड किया है, वैसे जमीन से लेकर आसमान तक या जमीन से लेकर कुछ एक पर्टिकुलर रेंज तक पकड़ लो, सपोज 300 मीटर तक का रीजन पकड़ लो, जमीन से लेकर 300 मीटर हाई, 300 मीटर ऊपर तक का जो रीजन है उसको हमने अगर डिवाइड किया इनटू डिफरेंट जोन्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचकर, इमेजिनरी लाइंस, ऑफ कोर्स अपन हवा में लाइंस तो खींच नहीं सकते, इमेजिनरी लाइंस खींचकर हमने उतने पोर्शन को डिवाइड कर दिया इनटू सपोज डिफरेंट स्ट्रेटाज, ठीक है। तो हर एक स्ट्रेटा में कितने स्पीशीज है, दैट इज उसका स्टडी, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटा यानी वर्टिकल डिवीजन, लाइंस हमको हॉरिजॉन्टल खींचनी पड़ेगी, लेकिन डिवीजन तो वर्टिकल रहेगा ना, ठीक है। तो जैसे सबसे नीचे वाले स्ट्रेटा में ग्रास रहेगा, नीचे वाले स्ट्रेटा में तो सब कुछ रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा जो यूकैलिप्टस ट्री भी है, जो जायंट रेडवुड ट्री जो है सिकोआ, वो भी यार जमीन पे तो रहेगा ही, है ना। तो उसमें तो सब कुछ कवर हो जाएगा, छोटे मोटे इंसेक्ट्स, अर्थवर्म, सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर हम थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो उसमें हर्ब्स, श्रब्स रहेंगे, लेकिन ग्रासेस नहीं रहेंगे। फिर और ऊपर उठेंगे तो उसमें ट्रीज कंसिडर होगी, लेकिन हर्ब्स, श्रब्स,
कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा वर्टिकली अगर हमने कितनी स्पीशीज है अर्थ पे, जमीन से लेकर जमीन के ऊपर 200 मीटर तक का जो एरिया है, उतने एरिया में ऐसा सपोज अपन ने गिनने की कोशिश किया तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लाइंस, लेकिन इमेजिनरी लाइंस कैसी खींचनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वर्टिकल, इतने रेंज में कितने हैं, इतने हाइट पे कितने हैं, इतने हाइट पे कितने हैं, इतने हाइट पे कितने हैं, तो उन हाइट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइंस हमको ऐसी हॉरिजॉन्टल खींचनी पड़ेगी, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, shrubs the second and herbs and grasses occupy the bottom layers। ठीक है, the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects। प्रोडक्टिविटी यानी कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, डिकम्पोजिशन, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, चारों चीजें इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example। This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explains even the complex interactions that exist in an aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input, मतलब sun, the cycle of temperature, डे लेंथ, साइकिल ऑफ टेम्परेचर ने टेम्परेचर दोपहर में ज़्यादा रहेगा, सुबह के समय कम रहेगा, ये उसका पूरा जो साइकिलिंग होगा वो। डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। द ऑटोट्रॉफिक components include the phytoplankton, some algae, and the floating, submerged and marginal plants found at the edges. The consumers are represented by the zooplankton, the free swimming and bottom dwelling forms। ठीक है, zooplankton, plankton यानी जो freely floating है, वो अगर एनिमल्स होंगे तो zooplankton और अगर प्लांट्स होंगे तो phytoplankton। तो algae को अपन phytoplankton बोलेंगे, ठीक है, और अमीबा वगैरह को हम zooplankton बोलेंगे। द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, zooplankton अलग है, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। द डिकम्पोजर्स आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स स्पेशली एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजेलेट्स ये क्या है, डिकम्पोजर्स है, और वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, बॉटम ऑफ द पॉन्ड में। दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, that is conversion of inorganic into organic material with the help of the radiant energy of the sun, CO2 plus H2O, C6H12O6, simple। और उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स को खाना बाय हेटरोट्रॉफ्स। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation। एक सेकंड ना, there is unidirectional movement of energy मतलब एनर्जी हमेशा प्लांट से हर्बीवोर्स की तरफ, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव होगी, एक डायरेक्शन में मूव होगी। टाइगर से प्लांट्स की तरफ एनर्जी कभी नहीं जाएगी, हमेशा एनर्जी प्लांट्स से टाइगर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और डिसिपेशन यानी स्प्रेड हो जाना, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। प्रोडक्टिविटी, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इकोसिस्टम की शुरुआत तो प्लांट से हो रही है और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लगेगा सोलर एनर्जी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड, एकदम ध्यान से सुनेंगे, एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था तुमको, जब अपन डेविड टिलमन का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। डेविड टिलमन ने बोला था कि जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और
प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर वेरिएशंस कम रहते हैं, वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहता है, ऐसा बोला था, याद है? तो तब मैंने प्रोडक्टिविटी क्या है बताया था कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो पर ईयर ले सकते हो, पर मंथ, पर वीक, जैसा भी तुमको स्टडी करना है, ऑफकोर्स पर ईयर ही लेते हैं। बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, पर ग्राम स्क्वायर, और एनर्जी के भाषा में अगर बोले तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितनी किलो कैलोरीज तैयार हुई है, ठीक है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, कि एक साल में कितना ग्राम्स ऑफ बायोमास तैयार हुआ है, और एक साल में 1 स्क्वायर मीटर में कितनी किलो कैलोरीज की एनर्जी असिमुलेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6, किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है। एकदम इजी कंसेप्ट है, अपन ये डिराइव भी कर सकते हैं। 11th में फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर रहता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके दम पे ही अपन ये कर सकते हैं, इसके लिए कुछ दिमाग लगाने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 5th स्टैंडर्ड का प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, ग्रॉस एंड नेट ये टर्म्स है ना। ग्रॉस का मतलब रहता है कि टोटल कितना तैयार हुआ, ग्रॉस का मतलब है टोटल कितना तैयार हुआ, और नेट का मतलब है कि उसमें से अपना प्रॉफिट कितना हुआ, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 5वीं में अपन ने पढ़ा हुआ है, बस ये वही वाली चीज है, कुछ अलग नहीं है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बस कितना ऑर्गेनिक मैटर तैयार हुआ, दैट्स ऑल। उसके लिए अपन ने कितना खर्च किया, वो उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंसिडर नहीं करेगी। A considerable amount of gross primary productivity is utilized by plants in respiration, ठीक है। प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, उनके पास भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी तो C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O करते हैं, वो भी करते हैं ना। तो जो भी उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, वो पूरा का पूरा हर्बीवोर्स के लिए एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं है। उसमें से कुछ C6H12O6 तो खुद प्लांट्स ही यूज अप कर लेंगे। तो प्लांट्स ने यूज कर लेने के बाद जो बचा हुआ C6H12O6 है, उसी को सिर्फ एनिमल्स खा पाएंगे, बराबर है ना। तो जो बचा हुआ रहेगा, जो एक्चुअल में उसका प्रॉफिट रहेगा, वो रहेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू NPP, ठीक है। जो एनर्जी उसने खुद ने ही यूज कर ली खुद के सर्वाइवल के लिए, वो तो एनिमल स्टोर ही नहीं सकते, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉफ्स लाइक हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था एनसीईआरटी ने, लेकिन नहीं किया। ये अभी टोटली अलग कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। ये जो ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के 2 प्रकार है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब पूरी कहानी चेंज हो रही है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था ग्रामेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि पूरी कहानी चेंज हो रही है। इसको इसके साथ कंपेयर हम नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूरी अलग चीज है। ये क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। मतलब जैसे प्लांट्स, सपोज प्लांट्स मतलब एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने कुछ प्रोडक्टिविटी किया, कुछ प्रोडक्शन किया। अब हम लोग मतलब एनिमल्स, हम लोग चोर है ना, हम लोग चोरी करते हैं। तो हमने प्लांट्स से चोरी करके C6H12O6 और उसके केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी प्रेजेंट थी, वो एनर्जी हमने चोर लिया। लेकिन अब क्या है कि प्लांट्स को भी तो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी लगेगी, उनको भी तो C6H12O6 लगेगा। तो उन्होंने जो बनाया वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उन्होंने जो पूरा बनाया वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर उनके खुद के सर्वाइवल के लिए जो तुरंत यूज हो जाएगा, वो तो रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाएगा, वो एनिमल को मिल ही नहीं सकता, है ना। तो जो प्रॉफिट रहेगा उसका वही एनिमल चोर सकता है। तो जो प्रॉफिट रहेगा उसका, उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये दोनों, ये प्लांट्स ने बनाया हुआ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसी के 2 प्रकार है। इसके साथ अपने को सेकेंडरी को कंफ्यूज नहीं करना है। सेकेंडरी क्या है कि एनिमल जब चोरता है प्लांट से ग्लूकोज, एनिमल जब ग्लूकोज चोरता है प्लांट से, तो
तो वो चोरा हुआ जो ग्लूकोज है वो एनिमल को भी तो खुद के सर्वाइवल के लिए उससे इसकी एनर्जी यूज अप कर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें जो वो हर्बीवोर्स ने जो चोरा हुआ ग्लूकोज जो स्टोर करके रखा है अपने बॉडी में, ठीक है, उसने जो अपना बायोमास बढ़ाया है, जो भी उसने ग्लूकोज खाया, कुछ ग्लूकोज तो उसके सर्वाइवल के लिए यूज हो जाएगा, उसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ ब्रीदिंग के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, हार्ट बीट के लिए, ठीक है, एक्टिविटीज करने के लिए भी नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ जो रहेगा, जो उसको काम नहीं है उस एनर्जी का, वो बचा हुआ ग्लूकोज वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखेगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फैट और इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, थोड़ा बहुत इन द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो ये जो स्टोर्ड वाला जो बायोमास रहेगा, जो उसने जो कंज्यूमर लेवल पे प्रोड्यूस हुआ है, जो उसके ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल को मिलेगा, ठीक है। जैसे हिरन जो अपने बॉडी में फैट स्टोर करके रखेगा, मसल में प्रोटीन स्टोर करके रखेगा, वही सिर्फ टाइगर को मिल पाएगा, है ना, क्योंकि हिरन ने जो प्लांट से खाई चीजें, उसमें से काफी एनर्जी तो उसने खुद के सर्वाइवल के लिए यूज कर ली हिरन ने, ठीक है। जो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, वही आगे की जनरेशन में, आगे के ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन हो पाएंगे। तो कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्शन हुआ है, ये एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल में बस चोरी किया हुआ सामान स्टोर करके रखने की बात कर रहा है, लेकिन वर्ड उसके लिए प्रोडक्टिविटी यूज किया हुआ है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यहाँ पर चोरी किया हुआ सामान स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स के लेवल पे होगा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स लाइक हर्बीवोर्स और इवन कार्निवोर्स भी, ठीक है, पर मोस्टली हर्बीवोर्स को ही अपन इसमें कंसिडर करेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज inhabiting a particular area. It also depends on a variety of environmental factors जैसे availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. Therefore, the primary productivity, मतलब primary productivity varies in different types of ecosystems. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. तुरंत में इसको अंडरलाइन करेंगे, तुरंत एकदम। द एनुअल नेट, ग्रॉस नहीं है, नेट है, ठीक है। इसको नेट को बस ग्रॉस कर दिया और ये डेटा दे दिया, एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोला, तो तुम इसको करेक्ट बोल दोगे, इवन दो द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ग्रॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ नेट के लिए एप्लीकेबल है। ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. Rest of course is on land. Discuss the main reason for the low productivity of ocean with your teacher. इसको तुरंत अंडरलाइन करेंगे, ये तुम्हारा टीचर अगले पेज पे तुमको बताएगा, ठीक है। नथिंग इज, अगले पेज पे बोला हुआ है, या इवन प्लांट किंगडम में भी बोला हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अल्गी करते हैं, प्लांट किंगडम में भी बोला हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायटम्स के बारे में भी बोला हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है, जो पानी में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर ये बोल के रखा है। जब वो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तब मैं ये और वो दोनों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ये गलत नहीं है, सही चीज बोली है एकदम, ठीक है। डिकम्पोजिशन एकदम से पूरा टर्न मार दिया है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही पहले कवर हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा और प्रोडक्टिविटी आते रहता है, लेकिन थोड़ा सा आगे डेविड तिलमन वगैरह यहीं पर देना चाहिए था इसी चैप्टर में। अभी एकदम से डिकम्पोजिशन टोटली अलग टॉपिक है, अभी प्रोडक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रख लो साइड में, अभी डिकम्पोजिशन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड. दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल. क्योंकि इसका रीजन मैंने एनिमल किंगडम में बताया था, वो अपने माउथ से सॉइल खाता है और एनस से सॉइल फेंकते जाता है बाहर, और उस सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है फिर उसके इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करते जाता है. ये उसका फीडिंग का तरीका है अर्थवर्म का, है ना. तो उसके कारण सॉइल लूज होती जाती है. सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. देखो फोटोसिंथेसिस के मतलब प्रोडक्टिविटी के एग्जैक्टली अपोजिट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड होके C6H12O6 बन रहा था. इसमें ऑर्गेनिक मैटर टूट रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है. एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. Dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter, feces constitute detritus. ठीक है, इन सबको अपन सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड कचरे को हम detritus बोलेंगे. मतलब वो प्लास्टिक वगैरह वाला नहीं, नेचर वाला. विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन. द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. क्या क्या है आगे आएगा, डोंट वरी. डेट्रिटिवोर्स, ठीक है, जो डेट्रिटस को तोड़ने वाले हैं, डेट्रिटस को खाने वाले हैं, वो डेट्रिटिवोर्स. एग्जाम्पल अर्थवर्म. ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स बोला है, सिर्फ सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बोला है अभी, तो सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स में वो टूटा है. देन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो रहते हैं सल्यूबल, वो पानी में डिजॉल्व होकर सीधा जमीन में सोख लिए जाते हैं. तो जमीन के अंदर चले जाने के कारण वो जमीन के सरफेस पे, सॉइल के सरफेस पे नहीं रहेंगे और फिर वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के लिए. इसलिए उसको बोला गया है अनअवेलेबल सॉल्ट्स. बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब हो रहा है ये चीज, फ्रेगमेंटेशन में नहीं हो रहा है. तो मुद्दा ये है कि डेट्रिटिवोर्स सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में नहीं तोड़ रहे हैं. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन अपने को एकदम अच्छे से याद रखने का है. ठीक है, लीचिंग तो सिंपल चीज है, सीधा सीधा परकोलेट होना. और कैटाबॉलिज्म है वो चीज कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े होना, कैटाबॉलिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूटना, CO2 और H2O के फॉर्म में रिलीज होना. ठीक है, और लीचिंग यानी जो भी सल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में डिजॉल्व होकर सॉइल के नीचे चले जाना, परकोलेट हो जाना. It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, ऐसा नहीं है कि पहले ये फिर ये फिर ये. नो, तीनों चीजें एक साथ होगी. ठीक है, द थ्री थिंग्स विल टेक प्लेस टुगेदर. तो इस चीज को अंडरलाइन करेंगे. ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल. ह्यूमिफिकेशन लीड्स to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. ठीक है, कोलॉइडल होने के कारण उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लेकिन हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है. ठीक है, एंड डिकम्पोजिशन एकदम उसका स्लो होता है. द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज. देखो, वो डिग्रेडेशन तो हो रहा है उसका, लेकिन कैसे होगा, स्लो रेट से होगा. ठीक है, एंड ओनली सम माइक्रोब्स, नॉट ऑल, क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन से वो मोस्टली रेजिस्टेंट है. एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन. ये दोनों अलग चीज है. अलग मतलब ये जो तीनों चीजें थी, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म, ये साथ में हो रहा है, लेकिन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अलग स्टेप है. ठीक है, एक बार ये भी देख लेंगे. अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, सम आर इटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर फूड वेब. ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन. और कुछ चीजों का क्या होगा, लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर. लिटर यानी कचरा. कुछ में से न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं और कुछ को फंगस और बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं. फिर फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एटसेट्रा. तो अगेन कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा.
तो डायरेक्टली भी कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाएंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स ये डिकम्पोजर्स के थ्रू, डेट्रिटिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के थ्रू सॉइल में जाएंगे। कुछ भी हो लेकिन अल्टीमेटली वो सॉइल में तो जाने ही वाले हैं। फिर सॉइल में जब जाएंगे तो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, ट्री ग्रोज इन द सॉइल, फिर से उसकी पत्तियां गिरेगी, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगी। ठीक है, decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. इसको तुरंत में एकदम अंडरलाइन करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसी चीज के ऊपर देखे हैं कि डिकम्पोजिशन स्लो कब रहता है, अगर उसमें लिग्निन और काइटिन ज्यादा रहा तो। और डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज के ऊपर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेंगे। And decomposition will be quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition. इसको भी अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं। तो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis मतलब ऑक्सीजन की कमी inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials. ठीक है, वार्म एंड मॉइस्ट रहा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। ऑफकोर्स यार चीज़ें जल्दी सड़ेगी गर्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, है ना। वेराज लो टेम्परेचर में चीज़ें सड़ेगी नहीं, इसीलिए तो अपन उसको चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए तो केचप के बॉटल में अनेरोबिक कंडीशन रहती है। तुम्हारा केचप और ढक्कन जब तुमने बॉटल खोलने के पहले उसमें जो एम्प्टी कैविटी रहती है उसमें वैक्यूम रहता है, एयर नहीं रहती है उसमें। ठीक है, तो इट इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंपल चीज़ है, ये याद रखना इजी है। अपनी केचप की बॉटल और फ्रिज, इसके मदद से हम याद रख सकते हैं कि कौन से कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होगा और किस में स्लो होगा। याद रखना बहुत ही ईजी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट part, that is energy flow. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystems on earth. डीप सी में केमियोस्मोसिस क्या बोल रहा हूँ, कीमोसिंथेसिस होता है ना। ये पिछले चैप्टर में भी आया था कि डीप सी में उनका एनर्जी का सोर्स क्या है। तो अपन ने बोला था कि केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स को तोड़ के, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वहां पर रहेंगे। तो उनको अगर छोड़ दो तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब जितना भी सन का रेडिएशन अर्थ पे आ रहा है उसमें से 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। वी नो दैट, ये अंडरलाइन करेंगे, इसके ऊपर बहुत जगह क्वेश्चन मैंने देखा है। वी नो दैट प्लांट्स एंड photosynthetic and chemosynthetic bacteria, that is autotrophs, fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic materials. कमाल करती है एनसीईआरटी। अब सन बोला इधर तो कीमोसिंथेटिक कहाँ से आएगा? कीमोसिंथेटिक नहीं आएगा, सिर्फ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स सन्स रेडियंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR मतलब ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एंड दस small amount of energy, this small amount of energy sustains the entire living world. इसको भी अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन होता है ये 50% और 2 to 10% में। इसको अपने को रट्टा मारना ही पड़ेगा कि सन का जो टोटल लाइट है उसमें से 50% PAR है और PAR में से 2 to 10% सिर्फ यूज होता है। ठीक है, तो 50% का 10%, ठीक है, ऐसा। तो ये अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। इस डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, पेड़ों से डियर में, डियर से टाइगर में, एंड सो ऑन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टाइगर को भी अल्टीमेटली फूड, लायन को भी अल्टीमेटली फूड कहाँ से मिल रहा है? तो प्लांट से ही मिल रहा है। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्लांट्स ही है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी
from the sun to producers and then to consumers. Is this in keeping with the first law of thermodynamics? Definitely yes. ठीक है, 11th वालों का मेरे को पता नहीं थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है क्या, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला उतने काम का नहीं है, फिजिक्स वाला काम का नहीं इन द सेंस यहाँ पर काम का नहीं है, फिजिक्स वाला इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा हो गया है क्या, आई एम नॉट अवेयर। अगर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजना, ठीक है। आपको मैंने यस तो बता ही दिया, कुछ अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते होगे तो मुझे इसका आंसर भेजना, व्हाट्सएप करना। फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट यानी छूट नहीं मिली है उनको फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ये नहीं भी हुआ होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भी मैंने एंजाइम्स के वक्त बताया था ये डिसऑर्डरलीनेस क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी कैसे बढ़ते रहती है, हमेशा हमेशा फ्री एनर्जी यूजअप कर देना चाहता है, कोई भी सब्सटेंस कम से कम एनर्जी अपने पास रखना चाहता है, तो कम से कम एनर्जी अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम, कोई भी एंटिटी अपने पास रखेगा तो फिर एक्टिविटीज करने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो एनर्जी उसको आउटसाइड से, बाहर से जबरदस्ती सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए हमको खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमारी एंट्रोपी बढ़ते रहती है, तो उस एंट्रोपी को बैलेंस करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी लेते रहनी पड़ती है फूड के फॉर्म में, क्योंकि जो भी हमारे पास एक्सेस एनर्जी है वो तुरंत यूजअप हो जाती है, फ्री एनर्जी है जो भी वो यूजअप हो जाती है एक्टिविटीज़ करने में, तो हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी तो हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब हम मर जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी कंपलसरी रहता है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ये बहुत गंदा टॉपिक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है वो, इसलिए इन चीज़ों को एकदम अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेन मेजर प्रोड्यूसर्स कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। लाइकवाइज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, algae एंड हायर प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स भी तो मिलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। You have read about the food chains and webs that exist in nature. Starting from the plants or producers, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on other animal and in turn is food for another. The chain or web is formed because of this interdependency. एक दूसरे के ऊपर वो dependent है. No energy that is trapped into an organism remains in it forever. Of course, वो एनर्जी, अरे कोई एनर्जी यूज नहीं भी करेगा, कोई ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी भी अगर वो मर भी गया खाना खाने के बाद तो भी वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, है ना, लेकिन रिलीज तो होने वाली है ही, फॉर एवर उसमें स्टोर रहना पॉसिबल ही नहीं है. द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज, है ना, ये जो मैंने अभी बोला. डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन. अब उसके ऊपर ये अर्थवर्म, फंगस, ये सब एक्टिविटीज करना चालू करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, और उसके बाद ह्यूमस फॉर्मेशन, दैट इज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ठीक है, तो वो चालू हो जाएगा, उसको अपन डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं. और ये जो प्लांट्स, रैबिट, फिर स्नेक और ईगल, ये वाला जो फूड चेन है इसको अपन ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेजिंग होता है. ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स इसमें ग्रेजिंग करते हैं, वेरएस ये जो अर्थवर्म वाला जो फूड चेन है उसको अपन डेट्रिटिवोरस, मतलब डेट्रिटस के ऊपर एक्ट होने वाला फूड चेन ऐसा बोलते हैं. ठीक है, all animals depend on plants for their food needs. They are called consumers and also heterotrophs. If they feed on the producers, that is the plants, they are called primary consumers. And if the animals eat other animals which in turn eat the plants, जैसे lion, they are called secondary consumers. Likewise you could have tertiary consumers. तो अब देखो ये फूड चेन के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है. जैसे ग्रास, फिर ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, फिर ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाली ईगल. तो इसमें तो ईगल कहाँ पर पहुँच जाएगी, ग्रास हॉपर,
मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग मतलब सेकेंडरी, स्नेक मतलब टर्शरी और ईगल मतलब क्वाटरनरी। इसमें तो क्वाटरनरी पे पहुंच रही है ना। अगर ईगल ने डायरेक्टली फ्रॉग को खाया तो वो टर्शरी पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो अपना ये जो हिरन और टाइगर वाला है उसमें टाइगर सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो कौन सी फूड चेन तुम स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा टॉप कंज्यूमर है, जो सबसे बड़ा कार्निवोर है, उस फूड चेन में वो सेकेंडरी है या टर्शरी है या क्वाटरनरी है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा फूड चेन टू फूड चेन। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ कि रियलिटी में फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती है, रियलिटी में फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे सांप को ईगल खाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो सांप को तो मंगूस भी खाता है ना। फ्रॉग को सांप ने खाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्रॉग को डायरेक्टली सपोज किसी बर्ड ने खाया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया ऐसा मैंने बोला, तो इंसेक्ट को डायरेक्टली सांप भी खा सकते हैं। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, नॉन वेनेमस स्नेक्स विच ईट डायरेक्टली आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये इसी को खाता है फिर वो उसी को खाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है ये इंटरेक्शन। इसलिए फूड चेन तो एक थ्योरेटिकल चीज़ है, रियलिटी में अगर तुम बोलोगे तो फूड वेब्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कुछ भी हो जाए लेकिन अल्टीमेटली शुरुआत तो प्लांट से हो रही है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। Likewise, you could have tertiary consumers too. Obviously, the primary consumers will be the herbivores. ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। Some common herbivores are insects, birds, mammals in terrestrial ecosystem and mollusca in aquatic ecosystem. इसको अंडरलाइन करेंगे तुरंत। ये तो अपने एक्सपीरियंस से ही अपने को पता है, इसके लिए तो दिमाग नहीं लगाना, ये याद नहीं रखना पड़ेगा टेरिस्ट्रियल वाला। लेकिन एक्वेटिक में मोलस्का काफ़ी कॉमन हर्बीवोर्स है, ये डेटा अपने को याद नहीं रहेगा, इसको तुरंत इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन करेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। अब प्राइमरी कार्निवोर्स है लेकिन कंज्यूमर्स तो सेकेंडरी है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सपोज घास को बकरी ने खाया, बकरी को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को लायन ने खाया। वैसे वुल्फ को लायन वगैरह खाता नहीं है या टाइगर वगैरह खाता नहीं है, लेकिन लेटस अज्यूम रेयर केसेस में खा सकता है, तो रेयर केस में खाया, लेटस अज्यूम, ठीक है। तो वुल्फ जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन क्योंकि हिरन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन हिरन तो हर्बीवोर है ना, कार्निवोर नहीं है। पहला कार्निवोर कौन आया उस फूड चेन में, तो वुल्फ आया। तो कार्निवोर वो प्राइमरी है लेकिन कंज्यूमर वो सेकेंडरी है, ठीक है। कार्निवोर वो प्राइमरी है लेकिन कंज्यूमर वो सेकेंडरी है। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स, मतलब वुल्फ को खाने वाला लायन, फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स, लेकिन कंज्यूमर क्या रहेगा, टर्शरी रहेगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आंख बंद करके 2 मिनट बस सोचना है, एकदम कॉमन सेंस है। कोई नहीं बोलेगा कि ये डिफिकल्ट चीज़ है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड बिलो। ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया मैन ने। अब मैन को खाने वाला वैसे टाइगर रहता है लेकिन वो सिर्फ चंद्रपुर में, ठीक है। ये एनसीईआरटी दिल्ली में पब्लिश हुई है, तो उनको नहीं पता कि मैन को टाइगर भी खाता है, तो यहाँ पर ये फूड चेन खत्म हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर पे, है ना। लेकिन एक कार्निवोर है, इसने एनिमल को खाया, दूसरे हर्बीवोर नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर। मैन को खाने वाला जो टाइगर रहेगा वो कंज्यूमर टर्शरी रहेगा, लेकिन कार्निवोर सेकेंडरी रहेगा, क्योंकि कार्निवोर की शुरुआत ही यहाँ से हुई है, ये तो हर्बीवोर है, सिंपल एकदम। The detritus food chain begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs. Dead and decaying material पे survive करने वाले. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit. Conduit यानी क्या बताया था, pipes for energy flow. As against these, मतलब as opposed to this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain
flows through the detritus food chain than through the GFC. detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Of course वो तो रहेगा ही, पॉसिबल ही नहीं है, दोनों अलग अलग थोड़ी रहेंगे. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. prey मतलब शिकार. And in a natural ecosystem some animals like cockroaches, crows etc. are omnivores. ठीक है, omnivores मतलब ये हर वेजिटेबल्स भी खाएंगे, मतलब प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे. दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक इट अ फूड वेब. हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स? ये मैंने अभी बताया कि रियलिटी में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं. हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स? ऑफ कोर्स ओमनिवोरस. ये अंडरलाइन करेंगे. एक्वेटिक में जीएफसी मेन है और टेरिस्ट्रियल में डीएफसी मेन है, डेट्रिटस फूड चेन मेन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. ये पता ही है तुमको, अभी तक अपन वही बोल रहे थे. प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, जो भी उसका लेवल है वो उसकी ट्रॉफिक लेवल है. Producers belong to the first trophic level, herbivores to the second and carnivores to the थर्ड. ये एक फिगर है यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है. अपन जो अब तक बोल रहे थे वही सब इसमें है, देख लो. The important point to note is that the amount of energy decreases at successive trophic levels. When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. एनर्जी हमेशा कम होते जाती है, ये मैंने बताया था. प्लांट्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर उससे कम थोड़ी कम एनर्जी रहेगी हिरन में, उससे थोड़ी कम एनर्जी रहेगी वुल्फ में, और सबसे कम एनर्जी कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रहेगी? तो टाइगर या लायन वाले. ठीक है, कार्निवोर्स की एनर्जी सबसे कम रहेगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी प्लांट्स की, उससे कम रहेगी हर्बीवोर्स की. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होते जाती है. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. बहुत आसान चीज़ है. क्रॉप्स क्या रहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं ना, है ना. तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहेगा वो रहेगा स्टैंडिंग क्रॉप. ठीक है, और एनसीईआरटी में स्टैंडिंग स्टेट शायद दिया नहीं है, लेकिन कहीं पर भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो रहेगा, ठीक है, लिविंग मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कितना है उसको हम बोल रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप. और किसी भी ट्रॉफिक लेवल में एट अ गिवन टाइम इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, मतलब मैग्नीशियम आयन्स, पोटेशियम कितना है, आयरन कितना है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट. एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, लिख लेंगे स्टैंडिंग स्टेट. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? याद रखना बहुत ईजी है. स्टैंडिंग स्टेट में क्या है कि सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है, बराबर. तो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी स्टैंडिंग स्टेट, और क्रॉप में ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे, है ना, ग्लूकोज, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब चीज़ें रहेगी, बराबर. तो ऑर्गेनिक मटेरियल कितना प्रेजेंट है उसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप. याद रखना बहुत ईजी है, सिंपल ट्रिक है एकदम. तो इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना रहेगा? दैट वुड बी स्टैंडिंग स्टेट. ऑर्गेनिक मटेरियल कितना रहेगा? दैट वुड बी स्टैंडिंग क्रॉप. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द नंबर इन अ यूनिट एरिया. ठीक है, द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. ये भी मैंने बताया था कि वाटर इज ट्रांजिएंट, इसलिए वाटर को अपन उसके वेट में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए अपने को ड्राई वेट को, जिसको अपन फ्रेश वेट भी बोलते हैं, उसको कंसीडर करना पड़ता है. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट. वाई? अभी बताया कि वाटर क्या है? वाटर इज ट्रांजिएंट, टेम्पररी. अभी तुम 1 लीटर पानी पी लो, तुम्हारे बॉडी का वेट 1 kg से बढ़ जाएगा, है ना. आफ्टर 3 or 4 trips to the bathroom and your weight will come back to what it was before drinking the water. तो वाटर से बढ़ा हुआ वेट अपन कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए अपन वाटर को छोड़ के जो वेट रहता है, जिसको ड्राई वेट बोलते हैं, उसको हमेशा कंसिडर करते हैं, उसको बायोमास बोलते हैं. कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनका जो वेट है
उसको हम बायोमास में कंसीडर करते हैं, वाटर के वेट को हम बायोमास में कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज वाटर इज ट्रांजिएंट. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. ये तो तुमने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया होगा. इसको 10% लॉ बोलते हैं इकोलॉजी का. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, इस लॉ को एकदम तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे. नीट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ. अगला जो टॉपिक आएगा वो पिरामिड्स वाला, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, उसमें मैं जगह जगह ये लॉ यूज करूंगा. तो ये लॉ अपने को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल, है ना. इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी प्लांट्स में और सबसे कम एनर्जी रहेगी टाइगर या लायन वाले ट्रॉफिक लेवल पे. इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन होते जा रही है. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 20 ट्रॉफिक लेवल्स है या 15 ट्रॉफिक लेवल्स है, 25 ट्रॉफिक लेवल्स है. नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रहेगी, है ना. उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स, 5 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. अपना सबसे बड़ा वाला फूड चेन मैंने कौन सा बोला था? प्लांट्स को खाया प्लांट्स को खाया कीड़े ने, कीड़े को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने. तो कंज्यूमर्स में तो ठीक है, चलो प्लांट्स को ही पकड़ लेंगे तो 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट कर सकती है. उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स ऐसा नहीं है कि 15 ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट कर रही है, 20 ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन होते जा रही है. तो तुम सोचो, इसके पास जो एनर्जी है, इसने एक तो सन का सिर्फ 50% लाइट जो आता है अर्थ पे, मतलब सन का जितना लाइट आता है उसका सिर्फ 50% PAR है. उसका सिर्फ 2 to 10% प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, उसका सिर्फ 10% इसमें जा रहा है. फिर इसके पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% इसमें जा रहा है, फिर इसका सिर्फ 10% इसमें, फिर इसका सिर्फ 10% इसमें. तो 15-20 ट्रॉफिक लेवल्स अगर रही नेचर में तो सोचो कितनी कम एनर्जी पास ऑन होगी. वैसा पॉसिबल ही नहीं रहेगा. इसलिए वो बोल रहा है कि ट्रॉफिक लेवल जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, डू यू थिंक देयर इज एनी सच लिमिटेशन टू डेट्रिटस फूड चेन? बिल्कुल. इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन बोला है, ऊपर से एक क्वेश्चन भी पूछा है कि डेट्रिटस फूड चेन में लिमिटेशन है कि नहीं. इससे अपने को लग सकता है कि डेट्रिटस फूड चेन में लिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन 100% डेट्रिटस फूड चेन में भी लिमिटेशन रहेगी ही, पॉसिबल ही नहीं है. तो सन से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आया प्लांट्स के पास, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स में गया, बाकी बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में चली गई. फिर प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर, है ना. और इन सब से हीट तो रिलीज होते ही जा रही है. ठीक है, और ये मरने के बाद इसकी एनर्जी को डेट्रिटिवर्स यूज करेंगे, ये मरने के बाद इसकी एनर्जी को भी यूज करेंगे, ये मरने के बाद इसके भी एनर्जी को, और ये मरने के बाद इसके भी एनर्जी को डेट्रिटिवर्स यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन डेट्रिटिवर्स में भी ऑफ कोर्स लिमिटेशन लगेगा ही. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनमें लिमिटेशन ही नहीं है एनर्जी की, ऐसा नहीं है. हाँ, ये बात अलग है कि वो इसकी भी एनर्जी यूज कर सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी. ये बस इनको एक फायदा है, इसलिए यहाँ पर स्पेशली सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन एनसीईआरटी ने बोला है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है. ऐसा मीनिंग हमको गलती से भी नहीं निकालना है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वो अभी देखेंगे.